द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपरफ्लुअस? देखिए सुपरफ्लुअस का मीनिंग है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सुपरफ्लुअस का मीनिंग है। अच्छा सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है भैया? यस सर। ग्रेट ग्रेट, ओके थैंक यू। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड या अननेसेसरी। जो चीज अननेसेसरी होती है, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसे हम सुपरफ्लुअस कहते हैं। और दूसरा एक वर्ड है इस हेडिंग में, वो है स्लैंग। अब स्लैंग का मतलब क्या होता है मालूम है? उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, स्लैंग, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। स्लैंग का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स जो फॉर्मल ना हो, मतलब कहीं पर भी रिटन लिटरेचर में जो वर्ड्स यूज ना किए जाते हों लेकिन बोली भाषा में उनका प्रयोग होता हो, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं स्लैंग। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं ना शी इज एक्स्ट्रा। अब शी इज एक्स्ट्रा ऐसा कहीं पर भी आपको लिखित रूप में, रिटन फॉर्मेट में किसी भी बुक में इस तरह का सेंटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं, बोली भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि जैसे मान लो मैं ये एक सेंटेंस बोलता हूँ, शी इनवाइटेड द होल स्कूल फॉर हर बर्थडे, शी इज एक्स्ट्रा। उसने क्या किया? पूरे स्कूल को इनवाइट किया अपने बर्थडे के लिए, तो हम कहते हैं शी इज एक्स्ट्रा। समझा? हाँ, फिर ही इज सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब क्या होता है? जो पर्सन को बहुत छोटे छोटे माइनर इश्यूज पे गुस्सा आता है, उसको हम कहते हैं ही इज सॉल्टी। समझे? आप देखो इस तरह के जो वर्ड्स है, जो यहाँ पे लिखे गए वर्ड्स हैं, टू घोस्ट समवन मतलब किसी से पंगा लेना, किसी से बात ना करना। टू घोस्ट समवन, शी घोस्टेड विद रमेश। टू फ्लेक्स मतलब होता है शो ऑफ करना। टू फ्लेक्स मतलब होता है शो ऑफ करना। शुक मतलब शॉक्ड, शेकन, हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार उसका घर देख के हम लोग तो हिल गए, लेकिन नहीं, उसका फार्म हाउस देख के हम लोग हिल गए, मतलब क्या? शॉक लगा, सरप्राइज है, बहुत बड़ा शॉक है, सरप्राइज, राइट? तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये कहीं पर भी फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? ये वर्ड सिर्फ बोली भाषा में यूज होते हैं। मैं हिंदी में आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो आप लोग आपस में, शायद मुंबई में ऐसे आपस में दोस्त जब बात करते हैं तो ऐसे बोलते ना, क्या बे, आ बे, जा बे। तो इस तरह का लैंग्वेज कहीं पे प्रिंटेड बुक में, रिटन फॉर्मेट में आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो हाँ, स्लैंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ बोली भाषा में उनको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पीयर ग्रुप में उसको वो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इन शॉर्ट अपशब्द बोल सकते हैं हम इसको। अपशब्द है, लेकिन बहुत ऐसे मतलब एकदम गंदी गालियां नहीं है, वो अपशब्द है जो रिटन फॉर्मेट में नहीं होते, जो फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट ना हो। इस तरह के वर्ड्स को हम स्लैंग वर्ड्स कहते हैं, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना, आई हैव 100 bucks, 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 100 bucks, 100 bucks मतलब 100 रुपीस। समझा? आई हैव 50 bucks, है ना, मतलब 50 रुपीस। तो ये bucks जो वर्ड है ना, ये भी स्लैंग वर्ड है एक्चुअली, ये भी कोई फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, राइट? चलिए, तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ लिखा है काइंडली स्लैश रिक्वेस्ट, मतलब क्या सर प्रेझेंट जीमेलची केली आहे. सॉरी, तुमच्या स्क्रीनवर जीमेलचं दिसतंय, स्लाइड नाही दिसत आहे. स्लाइड नाही दिसत आहे?
हा म्हणजे जीमेलची गोष्ट ऍड उघडली. ओ माय गॉड, असं झालं का? आता नाही, वेट 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 वेट, आता दिसतीये? नाही सर. नाही सर. वेट 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 वेट, आता यस सर. हो सर दिसते. ओके फाइन. चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि रूल्स, द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग, यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली स्लैश रिक्वेस्ट. व्हाट डज इट मीन? या तो इसका मतलब है या तो आप काइंडली बोलो या फिर रिक्वेस्ट बोलो, या तो आप काइंडली बोलो या फिर रिक्वेस्ट बोलो. ठीक है. नाउ मतलब क्या है इसका? काइंडली और रिक्वेस्ट एक साथ एक ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते. आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. आप हमेशा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, मतलब लॉकडाउन के पहले काफी कर चुके होंगे, है ना? और वहां पे स्टेशन पे कई बार हम लोग इस तरह का अनाउंसमेंट सुनते हैं, पैसेंजर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 2, अ फास्ट ट्रेन इज पासिंग बाय. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का कोई सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, याद करो. सर बहुत बार. बहुत बार सुना है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? माइंड माय वर्ड्स. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. पैसेंजर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कीप अवे फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, अ फास्ट ट्रेन इज पासिंग बाय. अब ये अनाउंसर क्या बोल रहे हैं मालूम है? पैसेंजर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड. हमारा रूल क्या बोल रहा है? देखो, आज है ना आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे. आप सोचेंगे अरे यार फिर अब तक हम ये सब गलत कर रहे थे क्या? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए तैयार रहिए, मैं बताता हूँ आपको. देखो अब ये अनाउंसर क्या बोल रही है? पैसेंजर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड. बस देखो, काइंडली कहना मतलब ही रिक्वेस्ट करना होता है. काइंडली गिव मी योर पेन, है ना? तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आप. जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो वो एक प्रकार का रिक्वेस्ट है. तो काइंडली और रिक्वेस्ट एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है. तो रूल यही बोल रहा है कि भाई या तो काइंडली बोलो या रिक्वेस्ट बोलो, है ना? पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर एज ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3, जो भी है. समझ आया? तो ये, या सिर्फ डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं, काइंडली कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 2, बस. तो काइंडली और रिक्वेस्टेड ये दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे. अगर एक साथ आ रहे तो इनमें से एक वर्ड क्या है? सुपरफ्लुअस है, यानी कि एक वर्ड क्या कैसा है? नॉट रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? रूल ये बोल रहा है कि आप या तो काइंडली बोलो या रिक्वेस्टेड बोलो. काइंडली एंड रिक्वेस्ट दोनों वर्ड्स एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज नहीं किए जा सकते. फाइन, ओके. देन नेक्स्ट इज सेकंड रूल. क्या बोल रहा है? देखो, आर ई फिर डॉट 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 ऐसा लिखा है, मतलब आर ई से स्टार्ट होने वाले कई सारे वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स के साथ कभी भी हम बैक, BAC के बैक या अगेन यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, कौन से वर्ड्स हैं? कौन से वर्ड्स हैं? यू कैन राइट एंड इफ यू वांट. अगर आपके पास पेन और डायरी है तो आप भले लिख सकते हो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ. रिटर्न, RETURN, रिटर्न. रीएम्बर्स, रीडू, रीराइट, रीड्रॉ. ठीक है ना? ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी हम बैक
या अगेन यूज नहीं कर सकते। अगर किया जाए तो ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट कहलाता है, इनकरेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय रिटर्न्ड बैक फ्रॉम दिल्ली, ये एक सेंटेंस है। अजय रिटर्न्ड बैक फ्रॉम दिल्ली। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में क्या गलत है? बैक। राइट, बैक गलत है। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है लौटना, तो फिर बैक क्यों लिखना है? अजय रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली नहीं, अजय रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, दैट्स इट। समझ में आया? अच्छा, हम लोग, अच्छा एक और वर्ड है रिपीट, है ना। कभी कभी अगर हमने कोई बात स्किप कर दी या ठीक से सुना नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज रिपीट इट अगेन, प्लीज रिपीट इट अगेन। तो अब रिपीट का मतलब ही वो होता है कि दोबारा बोलना। रिपीट का मतलब यदि दोबारा बोलना होता है तो अगेन ये वर्ड का जरूरत नहीं है वहां पे यूज करने की। अगेन इस वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे फिर? प्लीज रिपीट इट, दैट्स इट, इतना ही बोलेंगे। प्लीज रिपीट इट या काइंडली रिपीट इट, बस। प्लीज रिपीट इट अगेन क्यों बोलना है? आप समझ रहे? तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आर ई से स्टार्ट होने वाले, आर ई से मतलब जिनका मीनिंग ये है कि फिर से करो, ऐसे वर्ड्स के साथ कभी भी बैक या अगेन यूज किया नहीं जाता, सॉरी यूज नहीं किया जाएगा। अगर यूज किया जा रहा है तो ये बैक या अगेन जो वर्ड है ये कैसा है? तो अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड। अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? रिटर्न, रिपीट, रीडू, रीराइट, रीड्रॉ, है ना, ये सारे। रीइंबर्स, रीइंबर्समेंट होता है ना, पता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, और उसने ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसा खर्च किया, जैसे मान लो अपनी जेब से खर्च किया। फिर वो क्या करता है? कंपनी में वाउचर प्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, मेरा इतना इतना खर्चा हो गया, 500 रुपया खर्चा हो गया भाई, तो रीइंबर्स करो। तो कंपनी उसको रीइंबर्स करती है, मतलब क्या करती है? उसको लौटाती है। उसने जो खर्चा किया कंपनी उसको लौटा रही है, दैट इज रीइंबर्समेंट हम कहते हैं। ठीक है ना? तो रीइंबर्स, रिपीट, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी बैक या अगेन यूज नहीं किया जाएगा। फाइन, चलिए रूल नंबर 3 यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट्स? नो सर। ग्रेट, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? मतलब है नेगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं चलेगा। मतलब क्या? आपको पता है, आप मैथमेटिक्स में, क्वांट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। क्वांट्स का एक नियम ऐसा है, दो नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, दो नेगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, बराबर ना? -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 क्या बनता है? 6 कौन सा 6? प्लस या माइनस? प्लस 6। करेक्ट। हाँ, आप समझो, वही रूल है ये, यहां पर भी है भाई। इंग्लिश में सोचो, मतलब एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है और उसके साथ आपने एक और नेगेटिव वर्ड डाल दिया, निगेशन डाल दिया, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, इस तरह का निगेशन वाला वर्ड डाल दिया। अब क्या हो गया? पहले ही वर्ड नेगेटिव मीनिंग वाला है, उसके साथ आपने नो भी लगा दिया, तो 2 बार नो हो गया। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ और बन रहा है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन मीनिंग कुछ और बन रहा है। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज नॉट अलाउड। Negative plus negative will change the sense of the sentence, will change the context of the sentence. That is what the rule says. समझ में आ रहा है? चलो Yes, sir. थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं। डिनाइड, अनलेस, until, forbade, hardly, seldom, rarely, scarcely, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। समझ लो बात, ये सारे नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। इनके साथ में हम नो, नॉट, नेवर
यूज नहीं कर सकते, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा कहते हैं, he denied that he was not there, he denied that he was not there, what is the meaning of this sentence? He denied that he was not there, बोलिए। He denied that he was not there. उसने इनकार किया कि वो वहां नहीं था। तो तिथे नव्हता हे त्याने नाकारलं. म्हणजे याचा अर्थ तो होता, हो. याचा अर्थ तो होता, समझ रहे? उसने मना किया कि वो वहां पे नहीं था। हेलो, उसने मना किया कि वो वहां पे नहीं था, इसका मतलब है वो वहां पे था। अब देखो, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो वहां पे नहीं था, लेकिन मीनिंग ये बन रहा है कि वो वहां पे था। गड़बड़ हो गई ना? क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि ये रूल, छोटा सा रूल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, है ना, कि निगेटिव मीनिंग वाले वर्ड के साथ ठीक है ना। तो नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड के साथ नो, नॉट, नेवर, मतलब नेगेशन वाले वर्ड्स कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, फाइन। और वो कौन से वर्ड्स हैं? ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, डिनाइड, अनलेस, अनटिल, फॉरबिड, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? कंपैरेटिवली, फेयरली या रिलेटिवली, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा पीडीए, पीडीए मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज होगा, दूसरा कुछ भी यूज नहीं होगा। अगर कुछ और यूज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बदले कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा है, तो वो सुपरफ्लुअस है। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। दिस रूम इज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, मैं ये कह रहा हूं, दिस रूम इज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल। अगर मैं ऐसा कहता हूं, ये सेंटेंस मैंने सही बताया आपको। अब इनकरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? देखो, दिस रूम इज कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। अब ये मोर कंफर्टेबल क्या है? तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब कंपैरेटिवली ये वर्ड खुद ही कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए ये रूल बता रहा है कि ये तीन ऐसे वर्ड्स है, कंपैरेटिवली, फेयरली एंड रिलेटिवली, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बदले मोर या मोस्ट वाला एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दिस रूम इज कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल, ये मोर का जरूरत नहीं है वहां पे, मोर सुपरफ्लुअस है। समझ में आ रहा है? या मोस्ट सुपरफ्लुअस हम कहते हैं तो वो भी, मोस्ट कंफर्टेबल हम कहते हैं तो वो भी, मोस्ट वर्ड भी सुपरफ्लुअस। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? यस्टरडे इन द नाइट बोलना इनकरेक्ट है। यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है भाई। अगर कोई बोल रहा है यस्टरडे इन द नाइट तो वो गड़बड़ कर रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। समझ में आया? यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है, हमेशा याद रखो, है ना। और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक क्या है? देखो, एक समय पे या तो दिन होगा या तो रात होगी, बराबर है ना? दोनों एक साथ होता है क्या कभी? दिन और रात एक साथ होती है क्या कभी? नहीं होता है ना। नो, या तो दिन होगा या रात होगी, सिंपल। अब यस्टरडे में कौन सा वर्ड आया है? डे।
और इधर एक वर्ड है नाइट, yesterday in the night, कोई सेंस नहीं है, गलत एकदम, है ना। तो हम लोग हमेशा लास्ट नाइट ऐसा कहते हैं, yesterday in the night नहीं कहते हैं। लास्ट नाइट मतलब कल रात, ठीक है ना, फाइन। तो ये सही प्रयोग है शब्दों का। जहां पे भी आप ऐसे राइटिंग की बात हो या समरी राइटिंग की बात हो, लेटर राइटिंग की बात हो या कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, है ना, इस सभी जगह पर हमें ग्रामर का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, या तो ब्लंडर बोलो या मिस्टेक बोलो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लंडर? ब्लंडर वर्ड का मीनिंग क्या है पता है आपको? ब्लंडर वर्ड का मीनिंग क्या है? ब्लंडर मतलब बड़ा मिस्टेक। ब्लंडर हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसने कांड किया। कांड किया मतलब क्या? बड़ा मिस्टेक किया, है ना। हाँ, अभी आई हैव मेड ब्लंडर मिस्टेक या ही हैज मेड ए ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता भाई, या तो ब्लंडर बोलो या मिस्टेक बोलो। छोटा सा मिस्टेक है तो मिस्टेक बोलो, और बहुत बड़ा मिस्टेक है तो सिर्फ ब्लंडर बोलो। ही हैज मेड अ ब्लंडर टुडे, ऐसे बोलो कि सारी फाइल्स उड़ा दी, डिलीट हो गई उसके हाथ से, यानी कि ब्लंडर कर दिया उसने, बहुत बड़ा गड़बड़, बहुत बड़ा कांड कर दिया, है ना। अब डेटा ढूंढो, डेटा है कि नहीं, ऐसे। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि या तो हम ब्लंडर यूज करें या मिस्टेक यूज करें। छोटा सा मिस्टेक है तो मिस्टेक वर्ड यूज करो, बहुत बड़ा मिस्टेक है तो सिर्फ ब्लंडर यूज करो। ब्लंडर मिस्टेक कहना, ब्लंडर और मिस्टेक साथ में यूज करना, वहां पे सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड। दोनों में से एक वर्ड सुपरफ्लुअस है, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है? सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं कहते हैं, सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं कहते। हाँ, when I was going to market, I came across Mohan. When I was going to market, I came across Mohan. इसका मतलब क्या? जब मैं मार्केट जा रहा था तो मेरी मुलाकात अचानक मोहन के साथ हो गई। मतलब मोहन मुझे अचानक मिला। अब समझ रहे? कम अक्रॉस कहना ही अचानक मुलाकात होना मीनिंग है। तो उसके साथ में, कम अक्रॉस के साथ में हम सडनली ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कम अक्रॉस के साथ सडनली वर्ड जुड़ा हुआ है। समझ में? आई सडनली केम अक्रॉस मोहन कहना गलत है। आई केम अक्रॉस मोहन इतना ही कहो, या तो आप ऐसा कह सकते हैं आई सडनली मेट मोहन। कम अक्रॉस और सडनली ये दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों एक साथ आ गए तो दोनों में से एक क्या है? सुपरफ्लुअस, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आया? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है? या तो इफ बोलो या सपोज बोलो या इन केस बोलो। या तो इफ बोलो या सपोज बोलो या इन केस बोलो, तीनों में से एक, एक समय पर एक ही, दोनों, इनमें से कोई भी दो, तीन तो आएगा ही नहीं, लेकिन कोई भी दो भी एक साथ नहीं आएंगे। इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू? इफ इट रेन्स व्हाट वुड यू डू? या सपोज इट रेन्स व्हाट वुड यू डू? इफ सपोज इट रेन्स व्हाट वुड यू डू कहना गलत है, या इन केस इट रेन्स व्हाट वुड यू डू। समझ में आया? तो ये भी एक रूल है सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग का, कि या तो हम इफ यूज करें या सपोज यूज करें या इन केस यूज करें। फाइन, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या बोला? देखो, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी अबाउट यूज नहीं किया जाता। नेवर यूज विद अबाउट। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस अबाउट, एक्सप्लेन अबाउट, इलस्ट्रेट अबाउट, डेमोन्स्ट्रेट अबाउट, कभी भी नहीं, नेवर, नेवर यूज विद अबाउट। वी डिस्कस्ड द
वाटर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। समझा? हमारी सोसाइटी में पानी की समस्या थी, उसके बारे में हमने चर्चा की। वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, गलत है ना? समझा? तो ये ऐसे वर्ड्स है 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी अबाउट नहीं आएगा भाई। इलस्ट्रेट अबाउट नहीं होता है, इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेट होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है, डेमोन्स्ट्रेट अबाउट नहीं होता। कोई भी चीज ये 5 वर्ड्स के साथ कभी भी अबाउट वर्ड नहीं आएगा। अगर कोई यूज कर रहा है तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। इज दैट क्लियर? कई से लोग बोलते हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम में, पासिंग मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम में, पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स मतलब जाने वाले मार्क्स। हेलो, आप अगर ठीक से इंग्लिश लगाओगे आपको समझ में आएगा। पासिंग मार्क्स मतलब जाने वाले मार्क्स। तो मार्क्स कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं कि भाई वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? तो इसलिए पासिंग मार्क्स ये होता ही नहीं, फ्रेज होता है पास मार्क्स। इस एग्जाम में पास मार्क्स कितने हैं, है ना? हम लोग आदत के अनुसार कभी कभी ऐसा भूल लेते हैं पासिंग मार्क्स, लेकिन ग्रामेटिकली ये पासिंग मार्क्स है ना, गलत है। समझ में आ रहा है आप सभी को? सबके पास नोटबुक एंड पेन है क्या? डायरी एंड पेन है क्या? क्योंकि यस सर। हाँ मैं ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको ना कुछ स्पॉटिंग एरर वाले एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ इस सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग के बेसिस पे, हाँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा सुपरफ्लुअस वाला। फाइन, तो मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिख सकते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। So you can write down the first example. मैं ना आपको बताता हूँ पहले कैसे लिखना। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप करके आपको बताता हूँ। All the members, फिर आपको लिखना है स्लैश, या तो इसके आगे लिख दो 1 और फिर स्लैश करो। All the members 1 of the board, of the BOARD board फिर सेकंड पार्ट है all the members of the board, सॉरी एक और रह गया यहाँ पे लिखो R, all the members of the board are, फिर सेकंड पार्ट स्लैश kindly requested to appear, ये है थर्ड पार्ट, kindly requested to appear, third part, in the next meeting, in the next meeting, ये है फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ है नो एरर, ये है फिफ्थ पार्ट। समझ गए? देखो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है पूरा, लेकिन इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हमें पता करना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर। अगर पूरा सेंटेंस करेक्ट लगता है तो 5 ऑप्शन हमारे पास है, वो हम ले सकते हैं, दैट इज नो एरर। ठीक है, तो आप सब भी जान गए होंगे अभी इस सेंटेंस को देख करके कि कहाँ पे एरर है। All members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. थर्ड में, वेरी गुड वेरी गुड। पहला ही रूल जो हमने देखा था, या तो काइंडली बोलो या रिक्वेस्टेड बोलो,
तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, हाँ, आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, काइंडली सुपरफ्लुअस है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, फाइन, बढ़िया। तो इसी तरीके से मैं दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। Within an hour's journey, within an hour's, HOUR apostrophe S, within an hour's journey, within an hour's journey, within an hour's journey, सॉरी, within an hours के बाद यहाँ पे आपको 1 लिखना है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, और फिर स्लैश डाल दीजिए, अगले पार्ट में जर्नी आएगा। within an hours, फिर जर्नी V, जर्नी V, second part. Within an hours, first part. Journey V, second part. Will approach near. Will approach near. ये थर्ड पार्ट है. Will approach near. ये थर्ड पार्ट है. पटना. पटना. ये फोर्थ पार्ट. Within an hours, first part. Journey V, second part. Will approach near, third part. Patna, fourth part. And fifth part is no error. No error लिख के 5 लिखते हैं, जैसे पहले वाले केस में किया है. No error लिख के 5 नंबर डाल देना. ठीक है. चलो बता सकते हैं कोई? बताइए सर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या सोच रहे हैं कि क्या एरर है? वो विद इन एन आवर्स जर्नी नहीं होना चाहिए, विद इन एन आवर होना चाहिए. देखिए, अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कोई और भी एनी मोर गेसेस, एनी मोर आंसर्स. यदि ये जो मैम बोल रही है इनके अलावा और किसी को यदि कुछ बोलना है तो भले बोल सकते हैं. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या लग रहा है आपको? थर्ड पार्ट में मैम अप्रोच टू पार्ट में आएगा. परफेक्ट. वी विल अप्रोच पटना, दैट्स इट. नियर नहीं आएगा क्योंकि अप्रोच मतलब पहुंचना और नियर मतलब भी पहुंच, नजदीक, है ना. वी विल अप्रोच पटना और नियर पटना, दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग वाले हैं, तो ये सुपरफ्लुअस बन रहा है. विद इन एन आवर्स जर्नी में मैम देखिए जो आपने बोला था उसको हम हटा देते हैं और अभी आप पढ़िए तो कैसे मीनिंग बन रहा है. देखिए, विद इन एन आवर जर्नी, 1 घंटे के सफर में, ऐसा है ना. ये इसलिए पॉजिटिव बना दिया है इसको. विद इन एन आवर्स जर्नी, 1 घंटे के सफर में हम लोग पटना पहुंच जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट द मीनिंग है. सही बताया. जो दूसरी वाली मैम थी उन्होंने एकदम सही बताया. थर्ड पार्ट में एरर है. विल अप्रोच पटना. अप्रोच और नियर दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है. सही बोला है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. The patient is comparatively better. Write down. Third part. The patient
is comparatively better. The patient is comparatively better. First part. Today, and I hope. Today, and I hope. Today, and I hope. Second part. That he will recover soon. That he will recover soon. ये थर्ड पार्ट है. Said the doctor. ये फोर्थ पार्ट है. Said the doctor. ये फोर्थ पार्ट है. ठीक है. फिफ्थ पार्ट है नो एरर. तो चलिए आपके साथ मैंने भी लिख दिया. फर्स्ट. क्या बात है, बहुत बढ़िया बता दिया आपने. हाँ, क्या है फर्स्ट में? लेट ऑल ऑफ द पीपल लिसन टू यू. कंपैरेटिवली बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा. क्या बात है. कंपैरेटिवली के साथ में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होना चाहिए. यहाँ पे बेटर है जो कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव सीडी है. पॉजिटिव तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री फॉर्म है गुड. गुड, बेटर, बेस्ट. बेटर नहीं चलेगा, यहाँ पे गुड चाहिए. द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. चलिए, a cousin sister. Next example. A cousin sister. First part. Of the chairman said that. सर सेकंड में आपने कौन सा गलती बताया था? बी वाला क्वेश्चन में. बी वाला में थर्ड पार्ट में एरर बताया था. थर्ड पार्ट में अप्रोच एंड नियर, ये दोनों जो आ गए हैं ना, ओके. तो इनमें से एक सुपरफ्लुअस है. विद इन एन आवर जर्नी वी विल अप्रोच पटना. दैट्स इट. सॉरी. ओके ओके, थैंक यू. चलिए, a cousin sister, first part, of the chairman said that she would. Said that she would like to succeed him. She would like to succeed him. ये है थर्ड पार्ट. When his term expired. When his term expired.
A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired. मतलब चेयरमैन की कजिन सिस्टर ने ये बोला कि उसकी टर्म जब एक्सपायर होगी, यानी कि उसका चेयरमैनशिप जब खत्म होगा तो उसके बाद में वो चेयरमैन बनना चाहती है. दैट इज व्हाट द मीनिंग है. ये मीनिंग है सेंटेंस का. तो बताइए फ्रेंड्स कि क्या लगता है आपको? सर फर्स्ट वन सिस्टर. हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सिस्टर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, नहीं बोल लिखना चाहिए. कजिन है ना, तो कजिन चेयरमैन वैसे भी आ सकता. सॉरी, डोंट नो. अरे आपने एकदम सरेंडर कर दिया. अरे सही बोल रहे हैं आप, बताइए ना. आपका आंसर एकदम सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सुने सब लोग, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि लास्ट वाला सेंटेंस आपने बहुत धीरे से बोला ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. आपका आंसर सही है मैम, बताइए. कजिन होना चाहिए, सिस्टर नहीं होना चाहिए. सिस्टर नहीं होना चाहिए. परफेक्ट. कजिन के साथ ना सिस्टर ना ब्रदर कहा जाता है, ओनली कजिन कहना सही है. ओनली कजिन कहना सही है. एकदम सही बताया आपने मैम. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग. बहुत बढ़िया. कहाँ पे आ गए? 1 2 3 4. हाँ, तो सिर्फ अ कजिन ऑफ द चेयरमैन, इतना ही हम कहेंगे, है ना. हम लोग कई बार बोलते हैं मेरे कजिन ब्रदर के साथ मैं मूवी देखने को गया था, मेरे कजिन सिस्टर के साथ मैं गया था. ऐसे नहीं है. कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं होता. कजिन इज ओनली कजिन. कई बार देखो क्या होता है, ये इंग्लिश जो है ना, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. मतलब हमारे देश के किसी भी प्रांत की ये ओरिजिनल भाषा नहीं है इंग्लिश. लेकिन जिस देश की ये नेटिव लैंग्वेज है, उन देशों में ब्लड रिलेशंस के अंदर कजिन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है. हमारे यहाँ पे रिलेशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, चचे, है ना, ऐसे सब कहते हैं. तो ये सब कहने का तरीका सिर्फ हमारे यहाँ पे रिलेशंस को स्पेसिफाई करते हैं हम बहुत ज्यादा. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जहां पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, वहां पे वो लोग बिल्कुल स्पेसिफाई करते ही नहीं है. अरे रिलेशन तो छोड़ो, यहाँ पे तो जेंडर भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा है. अ कजिन ऑफ द चेयरमैन, अ कजिन ऑफ द चेयरमैन मतलब कौन? कजिन भाई या ब्रदर या सिस्टर या क्या, कुछ नहीं पता, नहीं पता चलता है. लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना. हाँ, फाइन. तो ये बात सही है एकदम कि कजिन के साथ ना ब्रदर ना सिस्टर कुछ यूज होता है, सिर्फ कजिन कहा जाता है. दैट इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. He wanted to know. He wanted to know. First part. Whether it was he wanted to know whether it was second part. He wanted to know first part, whether it was second part, the right and proper thing, the right and proper, the right and proper he wanted to know whether it was second part, the right and proper third part, thing to do, thing, THING. ये है फोर्थ पार्ट. और हमेशा की तरह नो एरर फिफ्थ पार्ट है.
he wanted to know whether it was the right and proper thing to do. चलिए बता सकते हैं आप. थर्ड थर्ड. यस. राइट एंड क्या प्रॉपर. करेक्शन करना चाहते हैं आप? क्या करेक्शन करना चाहते हैं आप? राइट एंड प्रॉपर एक साथ नहीं आएगा. या तो राइट बोलो या प्रॉपर बोलो. Yes, yeah, तो पता yes, भी sir. नहीं है. बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो आपको अभी वो क्लू, वो टेक्निक मिल गई है कि जिससे आप पता कर सके, मतलब कोई भी सेंटेंस स्पॉटिंग एरर वाला आपके सामने आ जाए, सुपरफ्लुअस वाला, तो आप उसको पकड़ सकते हैं. बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. लिख लीजिए अगला सेंटेंस. द इंग्लिश टीचर सेड, द इंग्लिश टीचर सेड, first part, that we should work, that we should work, that we should work. Second part, English teacher said that, the English teacher said first part, that we should work. Second part, regularly if we want, regularly if we want, regularly if we want. ये है थर्ड पार्ट. To improve our English, to improve English. ठीक है, ये है फोर्थ पार्ट. एज यूजुअल फिफ्थ पार्ट है नो एरर. चलिए बता सकते हैं आप. The English teacher said that we should work regularly if we want to improve our English. सुन रहे सब लोग? सोच लीजिए, अपना समय ले लीजिए, बताइए. कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ आइडिया? बता दूं मैं?
The English teacher said that we should work regularly if we want to improve our English. Hello? Yes, sir. कुछ सूझ रहा है आपको कि नहीं? सुन रहा है सर. We can listen. मतलब कुछ आपकी सोच क्या चल रही है? मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आंसर समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ समझ में आ रहा है. बताइए F का आंसर. चलो मैं बता देता हूँ. ये शायद आपको आंसर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. द इंग्लिश टीचर सेड दैट. देखिए मुझे बताइए टीचर क्या है, मतलब टीचर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दैट इज माय क्वेश्चन. टीचर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है ना? Yes. कॉमन नाउन है, बराबर है ना? टीचर. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है मतलब इंग्लिश कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रॉपर नाउन. बराबर है, प्रॉपर नाउन, वो भी नाउन है. तो मुझे बताइए एक नाउन को दूसरा नाउन कैसे क्वालिफाई कर सकता है? कर सकता है क्या? नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं. कभी भी किसी नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड जो होता है वो कौन सा वर्ड होता है? एडजेक्टिव होता है, राइट? यस. अगर मैं Yes, sir. पिंक शर्ट, तो ये पिंक क्या बन गया? अभी अब शर्ट तो है लेकिन कैसा शर्ट है? पिंक कलर का शर्ट है, तो ये पिंक एडजेक्टिव बन गया, राइट? लेकिन ये इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश खुद ही नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता. अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसका मीनिंग चेंज. मैं बताता हूं. देखो इंग्लिश टीचर, अगर इंग्लिश ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो इसका मीनिंग बन रहा है कि जो इंग्लैंड में पैदा हुआ ना वो इंग्लिश टीचर है. हेलो? इंग्लिश पढ़ा इंग्लिश टीचर नहीं. जो इंग्लैंड में पैदा हुआ वो इंग्लिश टीचर, इंडिया में पैदा हुआ वो इंडियन टीचर. ठीक है? तो ये सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल अलग बन रहा है भैया. The English teacher said that we should work regularly if we want to improve our English. गड़बड़. The teacher of English said that we should work regularly. The teacher of English said that. ऐसा ये फ्रेमिंग होना चाहिए सेंटेंस का. ये जो फ्रेमिंग है ये बहुत गलत है. ये बचपन से हम ऐसा ही बोलते आए. आज हिस्ट्री टीचर एब्सेंट है, आज ज्योग्राफी टीचर बीमार है. ज्योग्राफी टीचर होता है क्या कभी? ये टीचर ज्योग्राफी कब से बन गया भाई? ज्योग्राफी टीचर नहीं होता है. टीचर ऑफ ज्योग्राफी होता है, टीचर ऑफ हिस्ट्री होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, टीचर ऑफ मैथ्स होता है. हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैथ्स टीचर, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, ये टीचर वो टीचर. अरे भाई पूरा वाट लगा दिया इंग्लिश का हम लोगों ने, है ना? मतलब मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा अभी क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है. हम लोग ऐसी बात करते हैं सब लोग. कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम लोग इंग्लिश फिर से पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ताकि हमारे अंदर जो कुछ भी गलत मान्यताएं हैं इंग्लिश को लेकर के उनको हम रिफाइन कर सके, करेक्ट कर सके, है ना? चलो रेक्टिफाई कर सकते हैं. चलिए समझ में आया? तो इस सेंटेंस में एफ में आंसर क्या है अल्टीमेटली समझ में आया. फर्स्ट पार्ट में एरर है, और एरर ये है कि द इंग्लिश टीचर नहीं होता है, वो द टीचर ऑफ इंग्लिश सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली. ऐसा है. ठीक बात है? समझ में आया आप सब? Yes, sir. यस. बहुत बढ़िया. चलिए पढ़िए इसको. सेकंड. कौन से पार्ट में एरर है? 2 सेकंड. आपकी आवाज बहुत कम आ रही मैम. सेकंड पार्ट में सेकंड. परफेक्ट. क्या बता रहे हैं आप? करेक्शन क्या करेंगे? इफ नहीं आएगा. लाइन नहीं होगा.
इन नहीं आएगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज और इन दोनों नहीं आएंगे। आप बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इन नहीं आएगा। सर लाइन नहीं आएगा। लाइन नहीं आएगा, बराबर पकड़ा आपने, एकदम सही। लाइन नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? प्रोफेशन आएगा, प्रोफेशन। ये भी हम लोग बात ऐसे ही करते, देखो ये टीचिंग लाइन में, ये अकाउंट्स लाइन में, ये फलाने लाइन में, ये इंजीनियरिंग लाइन में गया, वो मेडिकल लाइन में गया। अरे मेडिकल लाइन होता है क्या? टीचिंग कोई लाइन होता है क्या? ये भी स्लैंग वर्ड है, स्लैंग, समझा? टीचिंग लाइन नहीं होता, टीचिंग प्रोफेशन होता है। टीचिंग लाइन नहीं होता, टीचिंग प्रोफेशन होता है, मेडिकल प्रोफेशन होता है, अकाउंट्स प्रोफेशन होता है, समझे? बहुत बढ़िया, आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो write down next one. All his family members first part are working on, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। are working on, second part some of the prestigious posts. बताइए H, क्वेश्चन नंबर H का क्या आंसर हो सकता है? फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरे को ऐसा ऐसा करके सुनना पड़ रहा है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या करेक्शन करेंगे मैम? एकदम सही बताया आपने। फैमिली मेंबर्स नहीं होता तो मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्या बात है यार, मेरे स्टूडेंट्स इतने ब्राइट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स नहीं होना चाहिए? आपने आंसर बिल्कुल सही बताया, कोई दो राय नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट आंसर है कि फैमिली मेंबर्स नहीं होता, कभी भी फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं। बट व्हाई इज इट सो? आपको पता है इसका रीजन मैम? चलो मैं बता देता हूँ, शायद ना पता हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, मेंबर क्या है? कॉमन नाउन है। फैमिली क्या है? फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। फैमिली क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगेन वही बात आ गई, द इंग्लिश टीचर, जैसे एक नाउन को दूसरा नाउन क्वालिफाई कर रहा है।
यहाँ पे भी एक नाउन को दूसरा नाउन क्वालिफाई कर रहा है। मेंबर ये कॉमन नाउन है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, एक नाउन को दूसरा नाउन कैसे क्वालिफाई कर सकता है? तो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं होता, ऑल हिज मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑल हिज मेंबर्स ऑफ फैमिली ऐसा होना चाहिए। तो फैमिली मेंबर्स नहीं होता, ये प्रयोग गलत है, फैमिली मेंबर्स नहीं कह सकते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बहुत बढ़िया मैम, आपका शुभ नाम क्या है? जवेरिया। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 30. Second point E, but you have got just 30. You have got just 30. The passing marks in this paper are 33, but you have got just 30. आपको आंसर पता? फर्स्ट वन परफेक्ट, क्योंकि ये रूल Pass. हमने डिस्कस। करेक्ट, पास मार्क्स इंस्टेड ऑफ पासिंग मार्क्स इट शुड बी पास मार्क्स। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट एग्जाम्पल, आज के दिन का लास्ट एग्जाम्पल है, बता दीजिए फटाफट। सर फोर्थ वन सर। फोर्थ वन, विदाउट डिले। सर तो विदाउट डिले में क्या गलत है भैया? He put his sign at the foot of the letter and posted it without delay. तो विदाउट डिले इस फ्रेज में कुछ भी तो गलत नहीं है ना भाई? नेगेटिव। फर्स्ट हाँ तो नेगेटिव है, तो
तो बात सही है, लेकिन उसके साथ नो कहाँ यूज किया हुआ? विदाउट नो डिले ऐसा तो नहीं बोला है। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, बहुत बढ़िया। बताइए मैम, बताइए। ही साइंड एट द फुट ऑफ द लेटर। एक नंबर, एक नंबर। सब लोग ना वर्चुअली डिजिटली तालियां बजा सकते हैं भाई इनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेड। He signed at the foot of the letter and posted it without delay। अब ये साइन वर्ब के फॉर्म में आएगा, क्योंकि दो देखो, एक एक्शन के लिए दो वर्ब की जरूरत नहीं है। ये पुट भी है और साइन भी है, ऐसे नहीं चलेगा। साइन करना itself is वर्ब। टू साइन समथिंग मतलब ये वर्ब है ना, और पुट भी वर्ब है। एक एक्शन के लिए दो वर्ब्स नहीं चलेगा, सुपरफ्लुअस। He signed at the foot of the letter। या तो फिर इसको डाउन फॉर्म में करना, he put his signature, ऐसा भी चलेगा। या तो he signed at the foot of the letter। सही पकड़ा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। आज हमने सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग, एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया और उसके कुछ एरर्स भी सॉल्व किए इसके बेसिस पे, और आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स किए। सो आई एम हैप्पी। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। रीडिंग सब लोग, मेरे ख्याल से सब लोग रीडिंग कर रहे हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना सब लोग? यस सर। बहुत करते रहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much.